हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं इंग्लिश में इट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश? एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक्टिव वॉइस, इसमें वर्ब एक्टिव होता है एंड जो सब्जेक्ट या जो एक्शन कर रहा है जिससे ये वर्ब मतलब एक्शन हो रही है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ना कि जिस पे ये एक्शन हो रहा है। जैसे द वर्ब इज एक्टिव व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन टू समथिंग। जैसे राम थ्रोज अ बॉल एट श्याम, तो यहाँ पर राम इज द सब्जेक्ट, थ्रोज एक्शन है, द बॉल एट श्याम। सो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम, क्योंकि बॉल राम श्याम की तरफ फेंक रहा है एंड फेंक कौन रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? तो राम ये एक्शन कर रहा है। सो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, the doctor wrote a prescription. Now if you see, the doctor is a subject in this sentence, wrote verb है, action है, and prescription is the object. So यहाँ पर ये verb active verb है, इसीलिए इस sentence को active voice में sentence होता है ये। और generally जो हम sentences बोलते हैं जिसमें the doer of the action is active, उसको active voice कहा जाता है। Now passive voice क्या होता है? The verb is passive when the subject takes the action upon itself. यहाँ पर subject अपने ऊपर मतलब subject object बन जाता है और जो task या जो action हुआ है उसको ज्यादा importance होती है rather than who is doing the action. Like पहले example में हमने देखा the doctor wrote a prescription. इसमें doctor was getting more importance. Why? Because he was the subject, he was doing that action. But दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे the prescription was written by the doctor. Now यहाँ पर object comes into picture, it gets more importance and जो action होता है वो थोड़ा passive हो जाता है, ना कि वो verb active रहता है, वो passive रहता है and doer of the action end में आ जाता है and he gets the least importance in this type of sentences. इसीलिए इस वॉइस को पैसिव वॉइस कहा जाता है। सो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के क्या फीचर्स होते हैं। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या एजेंट जो काम कर रहा है वो कभी मिसिंग नहीं होता। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज देयर, हूएवर इज डूइंग दैट एक्शन। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, जिस पे एक्शन हो रहा होता है वो हमेशा एंड में आता है। एक्टिव वॉइस इज क्विकर टू रीड, मतलब एक्टिव वॉइस हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। क्लियर हु डज व्हाट, एक्टिव वॉइस में ये बहुत चीज क्लियर होती है कि कौन क्या एक्शन कर रहा है। सो जब भी हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं जनरली दे आर ऑल इन द एक्टिव वॉइस। व्हाई? बिकॉज उसमें सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, एक्शन जो हो रहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में आता है। ये पढ़ने में भी क्लियर होता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी इजी होता है, समझने में भी आसान होता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। एप्लीकेंट्स मस्ट साइन द फॉर्म। नाउ यहाँ पर एप्लीकेंट्स इज द सब्जेक्ट, मस्ट साइन द फॉर्म, फॉर्म इज द ऑब्जेक्ट। एप्लीकेंट्स ने फॉर्म साइन करने चाहिए, ये इसमें एक्सप्रेस किया गया है। द मैनेजर पोस्टेड द नोटिस, किसने पोस्ट की? मैनेजर। सो हु इज द सब्जेक्ट? मैनेजर इज द सब्जेक्ट। एक्शन क्या हुआ है? नोटिस पोस्ट की गई है। ऑब्जेक्ट क्या है? नोटिस। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड में आ रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, एक्शन जो हुई है उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, वर्ब एक्टिव फॉर्म में है एंड इस पूरे सेंटेंस में एक एनर्जी है। Energy in the sense just because that verb is in the active form, subject is getting importance. Now, in comparison to this, if we see the passive voice के features होते हैं, object goes first, सबसे पहले object mention होता है, subject is last or missing, कभी कभी subject end में होता है या कभी कभी subject होता भी नहीं है sentence में जिसने actually ये action किया है। रीडर हैज टू मेंटली टर्न इट अराउंड। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम आगे देखेंगे, उनको यूज करके एक्टिव से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं।
समटाइम्स इट इज नॉट क्लियर हु डज व्हाट. पैसिव वॉइस में समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू मेक इट आउट कि ये एक्शन किसने किया है. व्हाई? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है या जो एक्शन है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है एंड जो एक्शन होता है वो पैसिव फॉर्म में होता है एंड सब्जेक्ट इज ईदर मिसिंग और इन द एंड. So sometimes it becomes difficult in passive voice to make it out कि actually action किया किसने है. Now यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे. The form must be signed. जैसे लिखा था फर्स्ट सेंटेंस में, हमने पहले देखा लास्ट इसमें applicants must sign the form. अब इसका passive voice होगा the form must be signed. By whom? This is not important. जब अगर जहाँ पे पता है कि एप्लीकेंट्स ने फॉर्म साइन करना है तो मे बी कभी कभी ये सब्जेक्ट भी मिसिंग होगा या कभी कभी वो मेंशन्ड होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट, हियर बाय एप्लीकेंट्स. द फॉर्म मस्ट बी साइन. नाउ इसमें इंपॉर्टेंस किस चीज को मिल रही है कि फॉर्म साइन होना चाहिए. कौन करेगा? दिस इज नॉट क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे द नोटिस वॉज पोस्टेड बाय द मैनेजर. नाउ ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. इसका एक्टिव वॉइस क्या था? द मैनेजर पोस्टेड द नोटिस. जब हम कहते हैं मैनेजर पोस्टेड द नोटिस, तब मैनेजर को इंपॉर्टेंस मिल रही है. वर्ब एक्टिव फॉर्म में है कि उसने नोटिस पोस्ट की. बट हम जब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं द नोटिस वॉज पोस्टेड बाय द मैनेजर. Immediately as soon as we convert it into the passive voice, you can see कि जो notice post हुआ है, it is getting more importance rather than the manager who posted the notice. In many a case, the notice was posted इतना ही दिया गया होगा. By the subject या by the manager may be missing. So यहाँ पर doer of the action is not that important. सो अब एक्टिव वॉइस भी हमने देखे फीचर्स, पैसिव वॉइस भी फीचर्स देखे हमने. अब हम देखेंगे कि एक्चुअली पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है. हम सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में ही क्यों नहीं रहने देते? व्हाई डू वी कन्वर्ट देम इनटू द पैसिव वॉइस? नाउ इफ यू सी द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट केस इन विच वी कैन यूज पैसिव वॉइस, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट नोन. जब पता ही नहीं है कि ये एक्शन किसने किया गया है पर एक्शन हमने रिपोर्ट करना है. इन दैट केस वी यूज द पैसिव वॉइस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई बाइक हैज बीन स्टोलन लास्ट नाइट. अब मेरी बाइक कल रात को चोरी हो गई. डू आई नो कि वो किसने चोरी की है? आई डोंट नो हु स्टोल माई बाइक. सो इन दिस केस आई विल ओनली रिपोर्ट कि माई बाइक हैज बीन स्टोलन लास्ट नाइट. बाय whom is missing. Why? Because the subject is not known. Second sentence, the building has been demolished last night. Building has been demolished. किसने की? किसने वो बुलडोजर चलाया? That is not important here. What is important? That building has been demolished. Building बहुत दिनों से demolish होने वाली थी, वो कल रात हो गई. That is being given importance. That is being reported. And here the doer of the action actually, जिसने actually वो बुलडोजर चलाया होगा, that is unimportant to us. हमारे लिए important क्या है कि ऑब्जेक्ट या जो टास्क हुआ है वो हमारे लिए important है. So this is the first case in which passive voice is used, when the subject is not known. Second case, when subject is unimportant. सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं, अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द पॉलिसी. नाउ अमेंडमेंट्स होना जरूरी था पॉलिसी में, कौन करेगा ये जरूरी नहीं था. व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? अमेंडमेंट्स इन द पॉलिसी व्हिच हैव बीन डन. ऑल द गार्बेज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस. ऑल द गार्बेज हैज बीन रिमूव्ड. क्या इंपॉर्टेंट था? गार्बेज सारा रिमूव होना. रिमूवल ऑफ गार्बेज वाज मोर इंपॉर्टेंट rather than who was removing the garbage. So in this case, subject is not important. Subject important नहीं होने के वजह से यहाँ पे passive voice का use हुआ है. So amendments have been made in the policy. What was important? कि policy में amendments हो. Garbage has been removed from the office. क्या important था?
कि गार्बेज रिमूव हो चुका है. Who actually did that task was unimportant. Now we'll see the third case in which passive voice is used to emphasize the recipient of action. जिस पे actually action हुआ है इस केस में उसको ज्यादा importance होती है. So only the World Trade Center had been attacked, like the US attacks in September. So ये जो 9/11 के अटैक्स जिनको कहते हैं हम, only the World Trade Center had been attacked. Now यहाँ पे अटैक किस पे हुआ था? World Trade Center पे. Who did it? It is obvious that terrorists did that. So इसमें सब्जेक्ट को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को, कि वो ही एक ऑब्जेक्ट था जिसको ये who had that, who was the recipient of that action. Similarly, in the second case, we will see only luxurious hotels like Taj and Oberoi were attacked in Mumbai. Now हम ये फिर से स्ट्रेस कर रहे हैं कि who was the recipient of that action. Who was the recipient? Only the luxurious hotels like Taj and Oberoi. So यहाँ पर जब हमने ये स्ट्रेस करना है कि स्पेसिफिकली किसी को जब टारगेट किया जाता है उसी पे एक्शन होता है, एंड इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन बीइंग डन, and subject is not that important or it is taken for granted. In that case we use the passive voice to emphasize the recipient of action. Fourth case where we use passive voice is to make generic statement, announcement and explanations. जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, something should be done to stop corruption. Something should be done, सब लोग कहते हैं करप्शन को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए. तो ऐसे सेंटेंसेस हम पैसिव वॉइस में कहते हैं विदाउट नोटिसिंग दैट वी आर स्पीकिंग दिस सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? दैट टास्क और दैट एक्शन, कि करप्शन रुकना चाहिए. ये जो हम कहते हैं दिस इज ऑलवेज वी से इन द पैसिव वॉइस, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है या हमें पता नहीं है कि एक्चुअली कौन करेगा. वी जस्ट मेक जनरल स्टेटमेंट्स. सेकेंड केस, policy can be changed at any point of time. This is again a generic statement. इसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं है पर एक्शन को इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. So the four cases in which we use passive voice is when subject is not known, when subject is unimportant, to emphasize the recipient of action, to make general statement, announcements and explanations. So इन चार केसेस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. सो नाउ वी नो कि एक्टिव वॉइस कब यूज होता है, पैसिव वॉइस कब यूज होता है. नाउ विल सी कि एक्टिव पैसिव वॉइस एक्चुअली चेंज करके लिखते कैसे हैं. इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. So first we'll just have a look at the sentences, very simple sentences we have on the screen just to understand the concept first. I do this. मैं ये काम करती हूँ. Now this sentence is in simple present tense. Present simple. Okay. Simple present tense का ये sentence है in which do is the verb which is in the first form. I do this. इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे. दिस इज डन बाय मी. नाउ यहाँ पर जैसे ही हमने पैसिव वॉइस में किया, इसमें वर्ब में चेंज आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया दिस एंड सब्जेक्ट बाद में आ गया बाय मी. नाउ इफ यू नोट, आई जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो यहाँ पे बन गया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. वाई? बिकॉज नाउ इट हैज कम इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज डन बाय मी. इंपॉर्टेंस किसको मिल रहा है? जो टास्क हुआ है उसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, या जो ऑब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है. एंड इफ यू सी द वर्ब हैज बीन चेंज फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म टू द थर्ड फॉर्म. यू डिड दिस. दिस इज अगेन अ सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस. इसको हम चेंज करके कह रहे हैं दिस वॉज डन बाय यू. मतलब ये आपने किया, ये आपके द्वारा किया गया था. सो देयर इज अ डिफरेंस. नाउ इंपॉर्टेंस किसको मिल रहा है? जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट होता है वो अब एंड में आ गया है. इट इज गेटिंग लीस्ट इंपॉर्टेंस. ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है और जो वर्ब है वो हो गया है पैसिव फॉर्म में इन द
third form. So now this sentence has lost its energy. Why? Because now the subject is not that important. Ram will do this. ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है. यहाँ पे हम लिख रहे हैं this will be done by Ram. ये काम राम के द्वारा होगा या राम इस काम को करेगा. So again when we change it to the passive form, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज हो रहा है तो जो वर्ब हो रहा है वो तो पैसिव फॉर्म में जाके थर्ड फॉर्म में हो रहा है, बट टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. टेंस चेंज नहीं होता इसमें. अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, जैसे हमने देखा विल है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी विल आ रहा है. फ्यूचर टेंस पता लग रहा है, क्लियर है. यू डिड दिस, दिस वॉज डन बाय यू. वॉज इज टेकिंग केयर ऑफ द पास्ट टेंस. आई डू दिस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बट जब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ पैसिव वॉइस में तब इज का यूज कर रही हूँ, विच टेल्स दैट दिस इज अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. सो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस चेंज करते हैं हमें टेंस चेंज नहीं करना होता है, बस वर्ब का फॉर्म हम जरूर चेंज करते हैं, विच इज फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म टू द थर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट से थर्ड फॉर्म हम चेंज करते हैं वर्ब का. जैसे गो का हम गॉन करते हैं, डू का हम डन करते हैं. हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस. Now next sentence which we can see on the screen is a present continuous sentence. You are reading a book. तुम एक बुक पढ़ रहे हो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट कौन है? यू. सेकेंड पर्सन सिंगुलर. आर रीडिंग इज द, आर इज द हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इज द वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. नाउ जैसे कि हमें पता है जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, पर हमें ये भी उसके थ्रू क्लियर करना है कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज अ बुक शुरू में आ गया बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट. अ बुक शुरू में आ गया. नाउ अ बुक मतलब आ गया इट जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो इट के साथ हम यूज कर रहे हैं इज. व्हाई? बिकॉज अ बुक थर्ड पर्सन सिंगुलर. नाउ जस्ट टू टेक केयर ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस रीडिंग हम बीइंग का यूज कर रहे हैं. हम बीइंग इज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं जस्ट टू शो दैट दिस इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी और अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. नाउ जो हम READ पढ़ रहे हैं दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड. रीड, रेड, रेड. स्पेलिंग वही होती है पर हमने उसको प्रोनाउंस करते वक्त रेड बोलना है. बाय यू. नाउ सब्जेक्ट हैज कम इन द एंड. What is getting more importance is the object, a book. A book is being read by you. Now if you see you are reading a book, एक present continuous tense का sentence, इसमें continuous activity कुछ हम दिखा रहे थे, वही same passive voice में भी express हो रही है, but verb इसमें हो गया है अब एक passive form में because वो third form में आ गया है. But is being जो हमने हमारे sentence में है that is taking care of the present continuous tense in the sentence. So इससे meaning change नहीं हुआ है sentence का, अभी भी meaning वही है, but what is getting more importance is the object. A book is read by you. A book is being read by you. So इसमें a book को ज्यादा importance मिल रही है, subject को least importance मिल रही है, and verb has become passive. Next sentence हम देखेंगे, ये question form में पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. ये क्वेश्चन है हु वॉज रीडिंग अ बुक. कौन बुक पढ़ रहा था. सो इसका जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो अ बुक शुरू में आ जाएगा. अ बुक वॉज बीइंग, अब वॉज पास्ट टेंस का वॉज वैसे ही रहेगा. रीडिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में था इसीलिए हम ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग का यूज करेंगे. एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, यहाँ पे वर्ब रीड है, उसका थर्ड फॉर्म रेड यूज करके बाय हुम हम यूज करेंगे. सो अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हुम विल बिकम अवर पैसिव वॉइस क्वेश्चन. शी विल बी रीडिंग अ बुक. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रही होगी. अब इसमें फिर से ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए. अ बुक will be, अब just to take care of the future tense will आ जाएगा will be,
एंड जस्ट टू शो दैट दैट एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, हम रीडिंग के लिए बीइंग यूज कर लेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड यूज करेंगे यहाँ पर. सो शी विल बी रीडिंग अ बुक विल बी बीइंग रेड बाय हर. नाउ बाय हर, doer of the action comes in the end, that is why it is a passive voice sentence. जो verb यहाँ पर active था, reading a book, reading, उसको हमने passive कर दिया, being read कर दिया उसको, and will be जैसे इस sentence में था active voice के sentence में, वैसे ही यहाँ पर यूज हुआ है. So sentence में tense change नहीं हुआ है, sentence का meaning change नहीं हुआ है, बस अब importance किसको मिल रही है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा मिल रही है, या जो टास्क है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है रादर देन द सब्जेक्ट. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टास्क. दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस. वी हैव, हम टास्क खत्म कर चुके हैं. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमने टास्क खत्म कर लिया है. अभी इसको हम जब पैसिव वॉइस में करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट. द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस. नाउ जब मैं कहती हूँ वी के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है हैव, बट जब मैं द टास्क को पहले ले आती हूँ, इट बिकम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर इट की कैटेगरी में आ गया है टास्क. इट के साथ जो ऑक्सिलरी जाएगा वो होगा हैज. सो इट हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस. सो यू हैव टू टेक केयर कि जब भी ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वर्ब चेंज होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स. राम सिंगुलर सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट्स हम उसके साथ यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब स्वीट्स. अब स्वीट्स हमारा ऑब्जेक्ट है. जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो स्वीट्स हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, राम डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स का स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राम. तो स्वीट्स आर आ जाएगा. वाई? बिकॉज स्वीट्स प्लूरल है. तो अगर स्वीट होता एक ही, अगर वो मिठाई बांट रहा है तो स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राम आ जाता. बट जब स्वीट्स पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट के हिसाब से अब वर्ब चलता है. तो अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पहले सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर था या प्लूरल था. दे हैड कॉल्ड द क्लाइंट, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. अब यहां पर अगेन ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, द क्लाइंट. अब ये परफेक्ट का सेंटेंस है, सो कीपिंग इंटैक्ट द परफेक्ट टेंस, हैड बीन कॉल्ड बाय देम. अब दे का बन गया, दे जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसका बन गया देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. व्हाई? बिकॉज नाउ द सब्जेक्ट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट. हैड बीन कॉल्ड, हैड इज टेकिंग केयर ऑफ द पास्ट टेंस, बीन कॉल्ड बाय देम. नाउ कॉल्ड, एज वी ऑल नो कि कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, V1 call, V2 and V3 same. So this is actually the V3 form. The client had been called by them. You will have fixed the bug. Now this is a future perfect tense sentence. तुम bug fix कर चुके होगे. So now जब मैं you will have fixed the bug, will हमें बता रहा है कि future perfect tense का sentence है. So passive voice में will वैसे के वैसे रहेगा. द बग जो ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया है. द बग विल हैव बीन फिक्स्ड बाय यू. नाउ परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हर केस में बीन यूज हो रहा है. सो दिस इज हाउ वी यूज द एक्टिव पैसिव वॉइस. नाउ विल सी कि एक्चुअली करेक्ट वॉइस बिजनेस राइटिंग में क्या होती है. बहुत कंफ्यूजन होती है कि एक्टिव वॉइस कब यूज करनी है एंड पैसिव वॉइस कब यूज होनी है. सो विल जस्ट सी कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे यूज करना है. सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस हैव मोर एनर्जी एंड डायरेक्टनेस. एक्टिव वॉइस जनरली यूजेस लेस वर्ड्स देन पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस इज सिंपल, डायरेक्ट, क्लियर एंड इजी टू रीड. सो एक्टिव वॉइस के इतने सारे एडवांटेजेस है.
कि एक्टिव वॉइस में मोर एनर्जी होती है, सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक्टिव वॉइस सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है, क्लियर होता है, इजी टू रीड, इजी टू स्पीक, इजी टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑल्सो। सो एक्टिव वॉइस के अपने अलग एडवांटेजेस हैं। बट इफ वी सी द पैसिव वॉइस में मेक द राइटिंग अनक्लियर या मेक द राइटिंग डिफिकल्ट बाय कीपिंग द आइडेंटिटी ऑफ द एक्टर सीक्रेट। पैसिव वॉइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है और वो कभी कभी सब्जेक्ट की आइडेंटिटी सीक्रेट भी रखता है, पर पैसिव वॉइस ऑफन साउंड्स ऑकवर्ड एंड इवेसिव। रीडर्स में इंटरप्रेट पैसिव वॉइस एज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एडमिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पैसिव वॉइस कभी कभी बड़ा ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है, स्ट्रेंज लगता है, बनाने में मुश्किल होता है, बट इट इज यूज्ड इन business communication. Why? Because in whenever you are working professionally, you can never work alone for all the time. You need to work in a team. You need to be a team player in your professional life. So जब भी हम ऐसे टीम में कुछ काम करते हैं, so rather than taking appreciation for yourself, you always take it for the entire group. या अगर कुछ गलत होती है, मिस्टेक होती है, देन ऑल्सो इफ यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप। इन केसेस में पैसिव वॉइस का यूज होता है रादर देन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस समटाइम्स इन बिजनेस राइटिंग लुक्स वेरी एरोगेंट और लुक्स वेरी सेल्फिश, but use of passive voice in such cases makes the communication very effective and very responsible. So this is why we use the passive voice instead of active voice in most of the business communication. Now we'll see a small exercise based on active passive voice, how to convert the voice. Who runs this company? Who runs this company? ये company कौन चलाता है? So now if you see, this is an active voice sentence. So now we'll need to convert it to the passive voice. So how will we do that? This company is run by whom? Yeah, by whom is this company run? Okay, so who के जगह पे हमने यूज किया by whom, just because this is a present tense sentence, simple present tense sentence, because the runs indicates it, हमने sentence का tense वही रखा, is this company हमने वैसे ही रखा, और runs जो verb था V1 था, ये फर्स्ट फॉर्म में था, इसको हमने थर्ड फॉर्म में कर दिया है. इफ यू नो इट इज रन, ran and run again. Past participle form of run is run. So run, ran, run. So यहाँ पर actually it is used in the third form. Now next sentence if we see, did you check the mail? क्या आपने मेल चेक की? This is again an active voice sentence. इसको हम passive में कैसे convert करेंगे? Did को हम was कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले ले आएंगे, was the mail. चेक है और पास्ट टेंस का सेंटेंस है, एंड चेक का थर्ड फॉर्म क्या है? चेक, चेक्ड, चेक्ड. was the mail checked by you will be our passive voice question. You has come in the end. Why? Because it is the subject, not getting much importance. What is getting more importance is कि मेल चेक की गई क्या आपसे, ये पूछा जा रहा है. Was the mail checked by you? So what is getting more important? The object, which is the mail in this case. And just to keep the tense intact, हमने did का was कर दिया है. चेक जो V1 फॉर्म था उसको पैसिव वॉइस में करने पे V3 फॉर्म में यूज किया, checked. थर्ड सेंटेंस, you should complete the task on time. Now यहाँ पर you should complete the task on time. सब्जेक्ट क्या है हमारा? You. अब you को हम एंड में लाके उसको कैसे बनाएंगे? अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? The task. The task
should be completed on time by you. The task should be completed by you on completed on time by you. अब यहाँ पे जो you है एंड में आ गया है, जो टास्क था वो शुरू में आ गया है. शुड जो मॉडल यूज हुआ है वो हमने वैसे के वैसे यूज करते हुए इसको बी कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया है, बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, विल यू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. क्या तुम प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करोगे. नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट इज यू एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट. सो हम इसको विल का विल वैसे ही रखते हुए, फ्यूचर टेंस को इंटैक्ट रखते हुए, विल ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले ले आएंगे, विल द प्रोजेक्ट. अब बी डिलीवर्ड कर देंगे इसको थर्ड फॉर्म में, बी डिलीवर्ड ऑन टाइम बाय यू. विल यू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, will the project be delivered by you on time, या by will the project be delivered on time by you. कभी कभी by you का यूज होता भी नहीं है, सब्जेक्ट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. by you हम ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी है कि प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इफ वी सी, शी फिक्स्ड द बग. अब यहाँ पे ये अगेन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, शी फिक्स्ड, फिक्स्ड है, पास्ट टेंस हमें इंडिकेट कर रहा है. सो दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द बग. नाउ ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे हम. अब हमें पता है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए द बग वॉज. फिक्स्ड का क्या होता है, थर्ड फॉर्म फिक्स्ड ही होता है. द बग वॉज फिक्स्ड, शी है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने यूज करना है. द बग वॉज फिक्स्ड बाय हर, शी के जगह हमने यूज करना है हर. शी प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसके जगह हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर का यूज करेंगे. लास्ट सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, द सेमिनार वॉज बीइंग अटेंडेड बाय अस. नाउ दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. इफ यू सी, बाय सब्जेक्ट एंड में आ रहा है, हम सेमिनार अटेंड कर रहे थे, हम सेमिनार अटेंड कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट एंड में आ गया है. सो दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होगा, वी वर अटेंडिंग द सेमिनार. वी वर अटेंडिंग द सेमिनार, द सेमिनार वॉज बीइंग अटेंडेड बाय अस. नाउ वॉज यूज हो रहा था, इंडिकेटिंग के पास्ट टेंस का सेंटेंस है. बीइंग अटेंडेड वॉज इंडिकेटिंग कि ये कंटिन्यूअस वर्ब होना चाहिए इसमें, इसीलिए जब हमने इसका एक्टिव सेंटेंस बनाया तो वी वर. नाउ इफ यू सी, सेमिनार तो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर इट के कैटेगरी में, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था वो यूज हो रहा था वॉज. और जब हमने इसको एक्टिव वॉइस में लाया, बाय अस का हमने वी कर दिया सब्जेक्ट में. वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया वो है वर, विच इज अ प्लूरल वर्ब. एंड बीइंग अटेंडेड इंडिकेट कर रहा था कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसीलिए हमने उसका कर दिया अटेंडिंग द सेमिनार. सो दिस इज हाउ वी change active into passive and passive into active. Now on the screen you can see the rules, कैसे हमने एक्टिव वॉइस को जिस टेंस का है उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन द बाय सब्जेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इज आर के जगह ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल की तरह वॉज वर यूज होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देन बाय सब्जेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन एंड में बाय सब्जेक्ट. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्योंकि कंटिन्यूअस है,
ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट was being, were being एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड में बाय सब्जेक्ट। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो अगेन ऑब्जेक्ट पहले, विल बी बीइंग, उसके बाद विल जस्ट टू टेक केयर कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, एंड बीइंग जस्ट टू शो कि वो वर्ब इज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन बाय सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन एंड में बाय सब्जेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन हैव बीन नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में जैसे डिफर करता है, इसमें हर केस में सिंगुलर हो रहा है प्लूरल, हैड बीन ही यूज होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन बाय सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट पहले, विल टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर टेंस, हैव बीन टू टेक केयर ऑफ द परफेक्ट टेंस, अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन द सब्जेक्ट। So these are the rules to change from active to passive. Now students are generally very scared active passive voice के बारे में। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। If you remember this set of rules, which is actually very easy to remember also, but अगर आप इनको याद नहीं करो तो कोई बात नहीं, इनको याद करने की ऐसा जरूरत भी नहीं है, हमें इनको समझने की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस सब में अगर आप देखोगे तो जैसे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में शुरू में होता है, हर जगह बाय और सब्जेक्ट एंड में आया हुआ है, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए बाय और सब्जेक्ट, इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज हो रहे होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कर देते हैं। जैसे शी होता है तो हर कर देते हैं, ही होता है तो हिम कर देते हैं, दे होता है तो देम करते हैं, आर होता है तो अस कर देते हैं। सो दैट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमें इनकी नॉलेज होनी जरूरी है। और इसके बाद बाय के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट के सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से हम ये अपने हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड करते हैं और जो टेंस होता है उस तरह से उनको यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो हम आर यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और पास्ट टेंस है, वॉज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज होगा। सो दिस इज हाउ वी शुड रिमेम्बर दिस रूल्स। इनको ऐसे कुछ लर्न करने की या मगअप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और ये सब होगा जब हम इसकी जो अभी हमने पढ़ा है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। एवरी टाइम यू विल रीड दिस यू विल फाइंड आउट समथिंग न्यू। आपको कुछ एक और अच्छे से चीज समझ में आएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट द एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन एज सच। हम जो भी अपनी डेली रूटीन में कम्युनिकेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ इट इज इन द एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम तब भी यूज करते हैं और तब भी यूज करनी चाहिए जब ऑब्जेक्ट या जो टास्क है, एक्शन है, उसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के क्या एडवांटेजेस है, पैसिव वॉइस के क्या एडवांटेजेस है, किस केस में ये यूज होते हैं, कैसे इनका कन्वर्जन करना है। एंड दिस कन्वर्जन somehow I have always seen कि students are very scared to do this, but if you understand this concepts well, अगर आप इनको ठीक से समझो कि actually जरूरत क्या है ये चेंज करने की एक्टिव से पैसिव, so you will clearly understand. And this set of rules जो अभी हमने देखे वो आप अच्छे से उनको पढ़िए, अच्छे से समझिए, मगअप करने की जरूरत नहीं है। इनको अच्छे से समझ के ही आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्जन करना है। यू कैन ऑल्सो वॉच द सेशन ऑन द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस हियर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो आज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रश अप किए हैं वह वाज हेल्पफुल फॉर यू।
and you really enjoyed being with me for this through this session on active passive voice. Thank you so much.